नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स में। दोस्तों आज हम बात करने वाले एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो आज हम इस कंपनी का फुल एनालिसिस करने वाले हैं। तो इस कंपनी का जो फुल फॉर्म है बेसिकली दोस्तों वो है नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो दोस्तों आपने एनबीसीसी तो बहुत बार सुना होगा, लेकिन इसका जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो कि इसका पुराना नाम था, लेकिन अभी नया नाम जो है वो है एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड। तो सबसे पहले देखें कंपनी क्या करती है और कंपनी का क्या बिजनेस मॉडल है। सेकंड, कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे। थर्ड, कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करेंगे। फोर्थ, स्टॉक वैल्यूएशन चेक करेंगे, क्या ये ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। और लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे क्या हमें बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए, या जिन्होंने ऑलरेडी जिनकी पोजीशन है या उन्हें होल्ड करना चाहिए। तो दोस्तों आप शुरुआत से लेकर अंत तक इस वीडियो में बने रहना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों कंपनी की बात करूं तो कंपनी 1960 में फॉर्म हुई थी और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग कंपनी है। और कंपनी का जो प्रोजेक्शन है, जो ऑपरेशन है बेसिकली वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो पहला जो है ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सेकंड, इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। और थर्ड जो है रियल एस्टेट डेवलपमेंट। तो ये 3 पार्ट्स में जो है कंपनी का ऑपरेशंस जो है वो फैला हुआ है। और दोस्तों अगर मैं कंपनी के रेवेन्यू की बात करूं तो 90% ऑफ जो रेवेन्यू है कंपनी का वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी के थ्रू आता है। और जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी है दोस्तों उसके अंदर क्या कवर होता है, उसके अंदर बेसिकली कंपनी कंस्ट्रक्शन सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इसके अलावा रीडेवलपमेंट ऑफ कॉलोनीज, हॉस्पिटल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, border fencing, as well as the infrastructure projects for roads, water supply system, drainage system, water storage solution और solid waste management जो स्कीम्स है ऑल ओवर इंडिया, उसमें जो है कंपनी अपनी सर्विसेज जो है प्रोवाइड करती है। और कंपनी के अगर मैं क्लाइंट्स की बात करूं तो कंपनी के क्लाइंट्स मोस्टली जो है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस ही है, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, होम अफेयर्स, रूरल डेवलपमेंट, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और ये जो सभी जो है वो कंपनी के गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूशंस है वही कंपनी के क्लाइंट है, क्योंकि ये जो है ये बेसिकली जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है वो बेसिकली गवर्नमेंट के लिए ही प्रोवाइड करती है। और गवर्नमेंट के जितने भी इंस्टीट्यूशंस है उन सभी के लिए जो कंपनी है वो सर्विसेज अपनी प्रोवाइड करती है। दोस्तों अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करूं तो 2010 से लेकर 2019 तक कंपनी का अच्छा खासा नेट प्रॉफिट हुआ था। तो 2010 में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था वो 116 करोड़ था और 2019 तक ये आते थे 384 करोड़ के आसपास का हो गया। लेकिन 2020 में जैसे ही कोविड का शुरुआत हुआ कंपनी का नेट प्रॉफिट डाउन होके 80 करोड़ हो गया। लेकिन उसके बाद कंपनी ने अच्छा खासा रिकवरी दिखाया और 2021 में जो है कंपनी का अराउंड 202 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट था। और ट्रेलिंग 12 मंथ मतलब कि ऐसा अंदाजा लगाया जा सकता है कि कंपनी का जो मार्च 2022 का जो प्रॉफिट होगा वो 240 करोड़ के आसपास का होगा। तो दोस्तों आप देख रहे हो कि 2019 तक तो कंपनी का अच्छा परफॉर्मेंस था, लेकिन कोविड के बाद कंपनी का परफॉर्मेंस डाउन हुआ। लेकिन उसके बाद अगेन कंपनी अच्छा खासा रिकवरी कंपनी ने दिखाया हुआ है। और वहीं क्वार्टरली परफॉर्मेंस भी देखोगे दोस्तों, लास्ट 4 क्वार्टर्स का तो अच्छा खासा रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे अगर सेल्स भी देखेंगे कंपनी का तो वो भी अच्छा खासा कंपनी का जो सेल्स है वो रहा है। तो लास्ट दिसंबर में जो कंपनी का सेल्स है वो अराउंड 1500 करोड़ के आसपास का था। वहीं दोस्तों एक चीज ये कंपनी की अच्छी है बहुत, मुझे जो कंपनी काफी पॉजिटिव लगी वो ये है कि कंपनी के पास कोई भी बोरिंग्स नहीं है। तो ये एक डेट फ्री कंपनी है जो कि इसके परफॉर्मेंस को और ज्यादा इंप्रूव करेगी, क्योंकि दोस्तों क्या है ना कि कंपनी के पास अगर कर्जा रहता है तो कंपनी का जो मोस्टली जो पेमेंट जाता है वो कर्जा उतारने में चला जाता है, लेकिन इस कंपनी के पास कोई कर्जा नहीं है। तो एक ये पॉजिटिव चीज है कंपनी के लिए। और वहीं कंपनी अगर मैं टोटल एसेट्स की बात करूं दोस्तों तो टोटल एसेट्स भी लगातार इंक्रीज हो रहे हैं। तो ये 3000 करोड़ से इंक्रीज होकर अभी सितंबर 2021 तक ये 8000 करोड़ के आसपास का हो गया। तो फाइनेंशियल्स काफी मुझे कंपनी के सही दिख रहे हैं। प्रमोटर होल्डिंग की बात की जाए दोस्तों तो पहले जो कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग थी 2019 में अराउंड 68% के आसपास प्रमोटर होल्डिंग थी, लेकिन ये अभी डिक्रीज होकर 62% के आसपास की रह गई है। लेकिन दोस्तों अभी लास्ट 1 साल से आप देखोगे तो इसमें कोई चेंज नहीं आया है। तो ये एक अच्छा संकेत है कंपनी के लिए कि यहाँ पे डिक्रीज नहीं हुए, कांस्टेंट है, यहाँ पे डिक्रीज नहीं हुआ है। और दोस्तों एफआई ने अपनी होल्डिंग जो है अभी इंक्रीज की है। तो ये 2.8 से 86 से इंक्रीज होके 3% के आसपास हो गई है। पर वहीं डीआई जो है अपनी होल्डिंग धीरे धीरे इस कंपनी में डिक्रीज कर रहे हैं। तो अराउंड लास्ट ईयर मार्च
2020 की बात की जाए तो दोस्तों 13% के आसपास की होल्डिंग थी डीएस की, वो डिक्रीज होकर 10% की हो गई है। और पब्लिक की जो होल्डिंग है वो अराउंड 25% के आसपास की है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी मुझे ठीक ठाक ही दिख रहा है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे एफआईएस ने होल्डिंग जो है वो अपनी इंक्रीज की है और कंपनी की जो प्रमोटर्स होल्डिंग है वो कांस्टेंट है। तो एक चीज दोस्तों आप हमेशा चेक कर लेना कि कोई भी शेयर जो है वो गिरवी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे कोई भी शेयर जो है कंपनी का वो गिरवी नहीं है, अगेन एक अच्छी चीज है कंपनी के लिए। वही कंपनी का जो डेट टू इक्विटी रेशियो 0 है, क्योंकि कंपनी के पास कोई कर्जा नहीं है। और आरओसीई की बात करूं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वो भी ठीक ठाक है, 16% के आसपास है। और रिटर्न ऑन इक्विटी 13% के आसपास है, वो भी एवरेज है। और दोस्तों अगर मैं स्टॉक वैल्यूएशन की बात करूं तो स्टॉक वैल्यूएशन की यहाँ पे स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग जो रेशियो निकल के आ रहा है वो 31 के आसपास का निकल के आ रहा है। और वहीं इंडस्ट्री का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो 35 का है। तो एज कम्पेयर टू इंडस्ट्री पी ये अभी भी मुझे अंडर वैल्यूड दिख रहा है, या तो हम कह सकते हैं कि अंडर वैल्यूड नहीं तो एटलीस्ट अपने फेयर वैल्यू के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। ये मुझे कोई भी एंगल से ओवर वैल्यूड नहीं नजर आ रहा है। दोस्तों कंपनी का जो मैक्सिमम जो स्टॉक प्राइस है वो गया था 2017 में अराउंड 137 रुपए के आसपास। उसके बाद जो है हमें लगातार गिरावट देखने को मिली, 2020 तक ये जो है गिरावट लगातार हुई। और फिर 2020 के बाद अगेन इस स्टॉक ने रिकवरी दिखाई है। तो अगर आप देखोगे 2020 से लेकर अभी तक इस स्टॉक ने 137% के रिटर्न्स दिए हुए लास्ट 2 साल के अंदर। तो दोस्तों ये गिरावट का रीजन ये एक ही है, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों आप लगातार देखोगे कि 17, 18, 19 में के बाद जो है कंपनी का जो प्रॉफिट है वो काफी गिरा हुआ था। तो यहाँ पे 80 करोड़ के आसपास का जो है कंपनी का 2020 में प्रॉफिट आ गया था। और इसी की वजह से आप देखोगे दोस्तों 2 अप्रैल के आसपास जो है स्टॉक प्राइस ने अपना लो टच किया था, अराउंड 16 रुपए के आसपास ये जो स्टॉक है वो मार्च 2020 में मिल रहा था। लेकिन अभी एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को हमें मिल रहा है। और रिटर्न्स की बात करूं तो लास्ट 1 ईयर में नेगेटिव रिटर्न्स है, लास्ट 6 मंथ्स में भी स्टॉक ने नेगेटिव रिटर्न दिए हुए। लेकिन अगर आप लास्ट 1 मंथ देखोगे तो लास्ट 1 मंथ में कंपनी के जो ये स्टॉक है उसने 13% के रिटर्न दिए। तो अगेन अभी जो है अभी अपवर्ड मूवमेंट एक हमें देखने को मिल रहा है लास्ट 1 मंथ से। और लास्ट 5 डेज में ही दोस्तों अराउंड 13% के आसपास के ये रिटर्न दिए। और आज के दिन की बात करूं तो 3% के आसपास का रिटर्न दिया। तो दोस्तों एक अपवर्ड मूवमेंट अभी मुझे देखने को मिल रहा है कि स्टॉक के अंदर है। और दोस्तों यहाँ पे मैं अगर 50 डेज और 20 डेज का मूविंग एवरेज निकालूं तो जो 50 डेज का मूविंग एवरेज निकल के आ रहा है वो 40.5 रुपीज का निकल के आ रहा है। 20 डेज का मूविंग एवरेज निकल के आ रहा है वो 38.75 का निकल के आ रहा है। और स्टॉक का प्राइस जो है 41 के आसपास चल रहा है। ये अपने दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है दोस्तों। तो अगेन एक मुझे यहाँ पे जो है अच्छा खासा यहाँ पे मुझे ट्रेंड नजर आ रहा है कि एक अपवर्ड ट्रेंड इस स्टॉक ने बनाया हुआ है। तो दोस्तों अगर ये 41 पे मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं स्टॉक को जो है रेजिस्टेंस फेस होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे क्या है ना कि पहले 41 के आसपास ही एक सपोर्ट बना था दिसंबर के अंदर और 41 के आसपास ही आज इसकी क्लोजिंग हुई है। तो एक रेजिस्टेंस है, अगर इसको क्रॉस कर देता है दोस्तों तो यहाँ पे जो है अगले लेवल्स वो 46 रुपीज के निकल के आ सकते हैं। और उसके बाद जो फिर अगले लेवल्स है वो 53 तक के जा सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे जो है शॉर्ट टर्म टारगेट जो है वो 46 और 53 का तो मुझे दिख रहा है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म टारगेट्स की बात करूँ आज से आने वाले 2 साल के बाद की, तो दोस्तों ये पुराने जो इसके टारगेट्स है वो भी अचीव हो सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लास्ट जो इसके टारगेट से 123, 132 रुपए के वो भी अचीव हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए कंडीशन है, कंडीशन ये है कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वापस अपने पुराने लेवल पे आना चाहिए, जो कि 350 और 400 करोड़ के आसपास के बीच में था। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले जो है 1-2 साल में जो है ये लेवल हम देख सकते हैं। और अगर 1-2 साल के अंदर जो है 2 साल के अंदर मैक्सिमम 2 साल के अंदर अगर ये लेवल अचीव हो सकते हैं तो फिर दोस्तों यहाँ पे अगेन हमें जो है ये पुराने टारगेट जो है वो अचीव हो सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपको इसमें अगर आप ऑलरेडी आपके पास होल्डिंग है तो आप जो है होल्ड कर सकते हो। कंपनी अच्छी है, हालांकि कोविड की वजह से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो काफी डाउन हो गया था। और जो दोस्तों अगर इनके नया खरीदारी भी करने का दोस्तों तो मेरे ख्याल से 35 का लेवल एक है मुझे दिख रहा है यहाँ पे हम न्यू जो है एंट्री कर सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री करना चाहते हो 2 साल का नजरिया या 3 साल का नजरिया तो आप करंट प्राइस से भी एंट्री कर सकते हो दोस्तों। उसमें कोई भी आपका जो है नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आपका जो नजरिया है वो लंबा रहने वाला है। अगर शॉर्ट टर्म के लिए खरीदी करनी की है शॉर्ट टर्म टारगेट्स के लिए तो 35 या 36 रुपीज के आसपास का एक लेवल है जहाँ पे सपोर्ट दिख रहा है, वहां पे आप
जो है न्यू एंट्री बना सकते हो। तो आशा करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना, और आपके कोई सजेशन है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। धन्यवाद।